गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सभी लोगों का, जितने भी व्यूअर्स अभी नए जुड़े हैं या देख रहे हैं, उन सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रवक्ता संवर्ग और एलटी संवर्ग में रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन प्रकाशित किया हुआ था, अभी जिसकी अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा डेट निर्धारित कर दी गई है। 21 अप्रैल को एलटी संवर्ग की परीक्षा आयोजित होनी है। उसी क्रम में मेरे द्वारा एलटी संवर्ग के अंतर्गत कला पद हेतु तैयारी करवाई जा रही है। ड्राइंग एंड पेंटिंग की तैयारी कराई जा रही है। जितने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग से संबंधित छात्र छात्राएं हैं वो इस ग्रुप से जुड़ सकती हैं। हम जो अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसी के अनुसार हम अपनी पढ़ाई आगे को प्रारंभ करेंगे। आज उसी का एक डेमो सेशन अब आपके सम्मुख से लेके आया हूँ। एलटी संवर्ग का जो वर्ष 2011 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका पेपर मैं आपके सम्मुख से लेके आया हूँ। आज हम इससे के संबंध में आज हम चर्चाएं करेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन इस बार के एलटी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2016 और 2018 में जो परीक्षा हुई थी इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन उसमें आए थे। यदि मैं 2016 की बात करूं तो इस पेपर से 7 क्वेश्चन उस के अंतर्गत आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक 2011 का एलटी ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर। दोस्तों, जो इसके अंदर जो सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था ललित कला नहीं है। कहने का मतलब है ललित कला की नहीं है। कौन सी ललित कला नहीं है? अब देखिए, ललित कला के बारे में हमें पहले ये जानना होगा कि ललित कलाएं कितनी प्रकार की होती हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा, क्योंकि इसी से रिलेटिव ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, ललित कला के अंतर्गत कौन सी कला नहीं आती है। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती। आइए हम जानते हैं कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। अब ये हैं 5 प्रकार की कलाएं। अब यदि हम बात करें चित्रकला के अंतर्गत, जितना भी चित्रांकन प्राकृतिक दृश्य का हो या कोई भी चित्रांकन हो वो चित्रकला के अंतर्गत होता है। अब मूर्तिकला, यदि हम किसी पत्थर को तराश के मूर्ति का निर्माण करते हैं या कले के माध्यम से यदि हम मूर्ति निर्माण करते हैं तो वो मूर्ति के अंतर्गत, वो कला मूर्ति के अंतर्गत आ जाती है। अब वास्तुकला, भवन निर्माण से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो ललित कला के अंतर्गत, वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। संगीत कला, आप सभी लोगों को पता है कि संगीत कला क्या होती है। अब दूसरा काव्य कला। अब काव्य कला के मतलब है कि जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, यदि हम मुगल काल के ग्रंथों की बात करें या पुराने हिंदू धर्मों के ग्रंथों की बात करें, जितना भी उसके अंतर्गत जितना भी चित्रांकन हो रहा है वो काव्य कला के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यदि हम इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि काव्य जितना भी साहित्य से संबंधित जितनी भी चित्रकलाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ये तो रहा चित्रकला कितने प्रकार की होती हैं। अब ललित कला के अंतर्गत नहीं आती। थियो थियोटोग्राफी उसके अंतर्गत नहीं आती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रूप कला कितने प्रकार की होती है, रूप परत कला कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, ये 3 प्रकार की कलाएं होती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। ये रूप परत कला इसके अंतर्गत आती है। अब ये देखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? वो 5 प्रकार की होती है। देखिए, उसके अंतर्गत 5 कलाएं हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और काव्य कला। ये 5 उसके अंतर्गत आते हैं। अब रूप परत कला के अंतर्गत 3 कलाएं आती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रूप परत कला के अंतर्गत कौन सी कला नहीं आती है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ना रूप परत कला 3 प्रकार की होती है। हमने कौन कौन सी कलाएं ली? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। ये 3 ली, ध्यान में रखिए 3 हैं। देखिए, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, 3 कलाएं हमने ले ली। अब दूसरा ही उसका ही रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया ना। देखो किस प्रकार से एग्जामिनर हमें घुमाता है। अब रूप कला के अंतर्गत कौन सी कला नहीं आती? अब 2 संगीत कला उसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, अब प्राथमिक कलर कितने प्रकार के होते हैं?
अब आप लोगों को पता ही है कि वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्राथमिक कलर कौन सा है। अब ठंडा रंग इसके अंतर्गत आते हैं। ठंडा रंग क्या होते हैं? जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मतलब हमें किसी प्रकार का शीतलता प्रदान करती हैं, अथवा ठंड वर्णों की श्रेणी में आते हैं। इनकी तरंग गति कम होती है, जैसे हरा, नीला। अब कहने का मतलब है कि ठंडा रंग की बात करें हम, जो रंग हमें शीतलता प्रदान करते हैं, हमारे आँखों को किसी प्रकार की चुभन पैदा नहीं करते हैं। यदि हम उसको ठंडे के मौसम में यदि वर्ण की बात करें, तो उसकी तरंग गति होती है वो गर्म रंग की अपेक्षा उसकी तरंग गति कम होती है। जैसे कि हरा कलर हो गया, नीला कलर हो गया, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हम गर्मियों में आपने गौर किया होगा कि हम क्या करते हैं, हरा, नीला, इन कलरों का क्या करते हैं, ज़्यादा प्रयोग करते हैं ठंडों में, क्योंकि भैया ये ऊष्मा का ज़्यादा रूपांतरण नहीं करते हैं, हमारे शरीर से बाहर ज़्यादा नहीं करते। ठीक है। अब गर्म रंग की बात करें, जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं, मतलब जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो सूर्य की किरणों से जो उत्पन्न रंग होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द सर्वाइव करते हैं, जिनकी तरंग गति बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड के माध्यम से कह लीजिए कि जो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्व करती हैं अपने अंदर, तो वो उष्ण रंग होते हैं कि गर्म रंग, कहने का मतलब है गर्म रंग। अब उसके अंतर्गत कौन सा कलर आता है, पीला, लाल, चटक रंग, गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। यदि हमसे गर्म वर्णिक के आधार पर इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अब तीसरा पेस्टल रंग देखो। अब पेस्टल रंग क्या होते हैं, जो धरातल पर, मतलब जो हम जहाँ पर हम चित्रांकन करते हैं, जो फेरिसो, जो कि रंगों का जो जल्दी सूख जाते हैं, जो ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें जो सॉल्ट का जैसा द्योतक होता है, जो हम कोई पेस्टल कलर का जब यूज़ करते हैं धरातल पे, वो क्या होता है, वो जल्दी सूख जाते हैं। वो रंग क्या होता है, पेस्टल कलर कहे जाते हैं। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वही 2011 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी लोग इसको गलत करके आए थे। कला सत्य की अनुकृति है। काफ़ी लोगों ने इसमें ये भी लिखा था कि ये रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अरस्तो। देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा था? ये प्लेटो द्वारा कहा गया था। आपको इस चीज़ को याद रखना होगा, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यूक्लिड द्वारा किसका विभाजन किया गया था? वो किया गया था, स्वर्ण विभाजन उनके माध्यम से किया गया था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। अब देखो, जिस प्रकार से कला से संबंधित जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कला को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तथ्य दिए हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने कला को परिभाषित किया है। उसी के अंतर्गत कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये कवि शैली के अंतर्गत ये इसका वर्णन होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या कहा गया है? कभी आ जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की गई थी? वो की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस चीज़ की अभिव्यक्ति की गई है कला के माध्यम से? दोस्तों, यदि वो आए तो आप वो लिखिएगा, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति उनके माध्यम से किया गया था। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यशोधर पंडित द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, या उनके द्वारा कौन सी पुस्तक रचित है? उनके द्वारा जय मंगला, ये यशोधर पंडित द्वारा लिखी गई है। कभी क्वेश्चन में आ जाए जय मंगला के रचयिता कौन है? वो यशोधर पंडित हैं। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कामसूत्र
अब काम सूत्र के अनुसार कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? अब काम सूत्र की बात करें तो वो काम सूत्र के अनुसार कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, जो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। फिर से अब देख लीजिए उन्हें, ठीक है। काम सूत्र के अनुसार कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? वो भी 5 प्रकार की होती है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला उसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है? और विष्णु धर्मोत्तर चित्र कला से संबंधित खंड का क्या नाम है? ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2014 में भी रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन जो कला प्रकरण है, जो शब्द है, जो खंड है, उसके अंतर्गत ये आता है। अब दूसरे क्वेश्चन, फिर पुनः क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैली चित्रण का माध्यम नहीं है। कहने का मतलब हम तैली चित्रण मतलब ऑयल पेंटिंग जो करते हैं, हम उसको किस माध्यम से करते हैं, मतलब उसको किस चीज़ में बनाते हैं। या हम, आप सभी लोगों को पता है कि हम जो तैली चित्रांकन करते हैं वो कैनवास पे बनाते हैं। वो प्लास्टिक इम्पाइल जो चीज़ है, हम उसके अंतर्गत उसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब रंगत की बनावट किसके अंतर्गत कहलाई जाती है? वो धरातल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, धरातल की बनावट क्या कहलाती है? वो रंगत कहलाती है। अब रंगत की बनावट क्या कहलाती है? वो धरातल कहलाती है, ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। इसको देख लीजिएगा। धरातल की बनावट क्या कहलाई जाती है? वो रंगत कहलाई जाती है। अब भूमिबंध क्या होता है? वो एक रेखा पर रेखा होता है जो चारों तरफ से घिरी हुई रहती है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम पुनः बढ़ रहे हैं। क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं? अब क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? कभी क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है। अब जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो व्याकुलता का भाव प्रभावित करती हैं। किस ये एक प्रकार से कला के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को 2 प्रकार से आपके सम्मुख से रख रहा हूँ। व्याकुलता का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अब व्याकुलता मतलब किसी प्रकार से हमें किसी चीज़ को देख के हमें अजीब हो जाता है भैया, हमारे मन को एक अशांति का महसूस होता है। वो क्षैतिज रेखाएं उसके अंतर्गत आती हैं। क्षैतिज रेखाएं जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, वो उसके अंतर्गत वो प्रभावित होती हैं। वो उसके अंतर्गत आ जाती हैं। क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समानांतर न होकर टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का अलग सा प्रभाव उत्पन्न करती है हमारे अंदर, जो मानव नेत्रों को कहीं ना कहीं चुभती हैं और व्याकुलता का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मन उसको देख के अशांत हो जाता है, ठीक है। यदि हमें 2 समांतर रेखाएं यदि बढ़ती हैं आगे को, तो उसको देखिए हमें उस प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं होगा हमारे हृदय में। हमारे हृदय में यदि हम क्षैतिज रेखाएं देखें, आड़ी तिरछी रेखाओं को देखते हैं, तो कहीं ना 2 पल के लिए हम क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पुनः बढ़ते हैं। अब प्राकृतिक अंकन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हम दर्शाई जाती हैं, ठीक है। वो फूल पत्तियों, अर्थात चित्रांकन जो प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। अब कभी क्वेश्चन इस प्रकार से, फूल पत्तियां तथा यथार्थ चित्रांकन जो प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रकृति चित्रांकन कहा जाता है। प्रकृति चित्रांकन के अंतर्गत जो हम प्रकृति का जो चित्रांकन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? पेड़, पुष्प, फल, वातावरण के तरफ जो चारों ओर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो वातावरण का जो एक भाग है, वो उसके अंतर्गत निर्धारित होगा, जिसे हम प्रकृति चित्रांकन कहे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कहते हैं रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को क्या कहते हैं? यदि हम कह क्या रहा है उसको समझे। रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं? मगर हम किसी चीज़ को, किसी पेंटिंग को हम या चटक बना दें या एकदम उसमें डार्क कलरों का प्रयोग करें या हल्का कलरों का प्रयोग करें, तो वो पेंटिंग का एक तान प्रभाव उसको उत्पन्न करते हैं, जिसे हम तान कहते हैं, ठीक है। रंग के हल्केपन तथा गहरेपन को हम क्या कहते हैं? तान कहते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सभी लोगों को, आप कक्षा 8 से लेके कक्षा 6 से लेके आप सभी को ये पता होगा कि ओसवाल्ट के वृत्त में कितने तितलियाँ होती हैं, ये उसके अंदर कितने वो खाने होते हैं। वो 24 आर्टवर्ड का जो वृत्त है वो 24 होते हैं, उसके अंदर जो 24 निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सम्मुख से आ रहा है, एक ही कोड में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाया जाता है। भैया ये चीज़ आप लोगों के दैनिक जीवन का भी एक हिस्सा है, आप लोगों ने कभी कई बार ये चीज़ें देखी होंगी। एक ही कोड में संपूर्ण चित्र को पूरा करना वो आला प्राइमर कहा जाता है। मान लीजिए हम कभी घरों में कोई पेंटिंग करते हैं, जब हम दरवाज़ा लगाते हैं तो दरवाजे में हम पहला कोट किस चीज़ का करते हैं, जब हम प्राइमर लगाते हैं। जब क्योंकि प्राइमर लगाने से जो हम उसके ऊपर जो दूसरा कलर लगाएंगे वो एकदम सटीक तरीके से बैठेगा, वो ज़्यादा समय तक टिकेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के घर में फर्श का जो टाइल्स पड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहला कोट हम किस चीज़ का मारते हैं, प्राइमर का एक साथ मारते हैं ना, कहीं पर उसे टुकड़ों में नहीं करते। जब हम पूरी तरीके से प्राइमर का यूज़ कर लेते हैं फिर जाके हम उसके ऊपर से जो जो प्राथमिक कलर है, जो उसका परमानेंट कलर है, हम वो लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, कलर लंबे समय तक के लिए रहता है। अब मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया है, पुनः उस क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। एक ही कोड में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाया जाता है, वो आला प्राइमर कहा जाता है। ठीक है, फेरेस्को तकनीक कितने प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार की होती है, फेरेस्को सेक और फेरेस्को बियोन, ये 2 प्रकार की चीज होती हैं। अब इसी से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनता है, फेरेस्को चित्रण में धरातल पर कितनी परतें लगाई जाती है। अब फेरेस्को सेक की जो लगाई जाती है वो 3 परतें धरातल पर उस पर लगाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो सेकंड जो क्वेश्चन है, वह चित्रांकन का आरंभ भारत में कहाँ से हुआ। वह चित्रांकन का आरंभ भारत में बंगाल से वो प्रारंभ हुआ, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्हीं की दिन वह चित्रांकन को एक प्रभुत्व तौर पर प्रस्तुत करने का श्रेय उन्हें जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ का कौन सा भाग छोड़ देते हैं जिसमें हम हाईलाइट करते हैं, वो जल रंग में। जब हम जल रंग की जो पेंटिंग बनाते हैं, जो वाटर कलर का जो पेंटिंग बनाते हैं, जल रंग में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ का सफ़ेद भाग हम उसको क्या छोड़ देते हैं, चारों तरफ से उसका छोड़ देते हैं। ठीक है, टेम्परा अंडा व गोंद दोनों में उपयोग किया जाता है टेम्परा का। ठीक है, ये चीज़ को नोट कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। टेम्परा अंडा व गोंद दोनों में उपयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, वो एक्रेलिक कलर, जो हम कहते हैं कि भैया एक्रेलिक कलर किसे कहते हैं। अब एक्रेलिक कलर का क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 1950 ईस्वी के लगभग भारत में एक नवीन माध्यम प्रचार में आया। मतलब क्या कहते हैं कि जो एक्रेलिक कलर का जो प्रसार हुआ 1950 में भारत में, ये एक नवीन तौर पे एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सम्मुख से आया, जिसका प्रचार भारत में हुआ। एक्रेलिक जिसमें विधित विषयों पर चित्रांकन किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में सेंट पेनिट ने इस माध्यम की खोज की और तेल रंगों की तुलना में एक्रेलिक कलर जल्दी सूख जाता है, क्योंकि इसका माध्यम जल होता है। देखिए दोस्तों, हम किसी माध्यम में यदि हम ऑयल पेंटिंग की बात करें या एक्रेलिक कलरों की जल रंग की बात करें, दोनों में से पहला कौन सा सूखता है, वो सूखता है एक्रेलिक कलर जल्दी सूख जाता है, क्योंकि ऑयल पेंटिंग को सूखने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। अब देखिए, हम अपने सर में यदि हम बात करें, अपने सर में यदि हम ऑयल लगाते हैं तो वो उसकी जो स्टैंटिंग रहती है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहती है, जैसे 24 आवर के लिए रहती है। यदि हम अपने बालों को पानी से भिगाएं, वो कुछ टाइम बाद जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की थिकनेस नहीं रहती है। उसी प्रकार से कलरों में भी उसी तरह का एक गुण विद्यमान रहता है। जो वाटर कलर होते हैं वो हम किसी माध्यम में या किसी धरातल में यदि हम उसका चित्रांकन करके यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। सापेक्ष
ऑयल कलर के माध्यम से जो ऑयल तैलीय चित्रण है वो काफ़ी लंबे टाइम में सूखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वाइन आइक बंदो द्वारा किसका आविष्कार किया गया है? जो वाइन आइक बंधु हैं उनके द्वारा तैल रंगों का आविष्कार किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तैल रंगों का आविष्कार किसके माध्यम से किया गया था? वाइन आइक बंधु द्वारा किया गया था। इसको इस प्रकार से भी पूछा था, वाइन आइक बंधु द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया था? वो आविष्कार किया गया था तैल रंगों का आविष्कार उनके माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चित्रण की विधि को कहा जाता है, यदि हम किसी धरातल पर यदि किसी माध्यम में यदि हम चित्रांकन करते हैं तो उस जो चित्रांकन जो कर रहे हैं तो उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? वो तकनीक कहा जाता है। हम किसी तकनीक के आधार पर तो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। यदि मूर्तिकार किस माध्यम से किस तकनीक से उसको मूर्ति की शेप में ढालता है और चित्रकार किस माध्यम में यदि किसी चित्र को चित्रांकन कर रहा है वो किस तकनीक से कर रहा है, वो अलग अलग तकनीक हर किसी के पास होती हैं। दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहे अपने नोट्स बना सकते हैं, एक कॉपी में इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। आगामी परीक्षाओं में ये इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ ही आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब प्रभाविता चित्र क्या होते हैं? वो प्रमुख विषयों से संबंधित होते हैं। किसी प्रभाविता चित्रांकन की बात करें, यदि हम किसी ग्रंथ की बात करें, यदि हम पृष्ठ ग्रंथ की बात करें तो उसका प्रमुख जो चित्र होता है वो उसी की संपूर्ण व्याख्या उस पुस्तक की कर देता है। अब यदि हम संविधान की बात करें, अब संविधान की यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें तो उसमें भीमराव अंबेडकर को यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो उसमें संविधान संबंधी कुछ बातें लिखते हैं या संविधान का टाइटल लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें हम साथ में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा देते हैं तो हमें एक तरह का सा इंडिकेट मिल जाता है कि ये संविधान से रिलेटिव कुछ चीज़ें हैं। इसके अंदर का संविधान से संबंधित अनुच्छेद या प्रावधान उसके अंतर्गत रखे गए हैं, ये हम उसके विषय वस्तु से हमें उससे संबंधित हो जाते हैं क्योंकि वो पृष्ठभूमि का प्रमुख विषय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के प्रतीक क्या होते हैं? अब उनके जो शिला जो चित्रों के जो प्रतीक होते हैं वो चक्र, त्रिशूल, स्वास्तिक इत्यादि वो चीज़ों के अंतर्गत रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ताम्र पाषाण युग में मानव पूजा करते थे। अब क्वेश्चन आ जाता था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये रिपीट भी हुआ है 2018 में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे? वो मातृ देवी की पूजा करते थे। अब मातृ देवी की पूजा किस काल में करते थे? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। वो ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत उसको उनकी पूजा की जाती है। अब प्रागैतिहासिक शिक्षा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो रायगढ़ की से ये चित्र हमें प्राप्त है जो हमें प्रागैतिहासिक विषयों के संबंध में जो चित्रांकन के विषय में हमें ज्ञात कराता है कि प्राकृतिक तौर पे कभी ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी कि जो चित्र आज हमें रायगढ़ में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हमें पाषाण काल की कुछ चीज़ें दिखाई जाती है जो हमारे हिस्टोरिकल चीज़ों से महत्वपूर्ण भी है, जिससे हमें चित्रों के बारे में हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी। अभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि रायगढ़ से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? वो रायगढ़ से प्रागैतिहासिक से संबंधित चित्रों का वो चित्रांकन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चित्रित मोहरें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से जो कौन सी मोहरें प्राप्त हुई हैं? जो चित्रित मोहरें हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त है। जो ये क्वेश्चन आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो के अंतर्गत ये आती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, वो चीज़ें आप एक बार उस चीज़ को अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है,
चित्रित मोहरें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। अब हड़प्पा सभ्यता से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? वो चित्रित मोहरें प्राप्त हुई हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हो ना? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? वो पंचमढ़ी में। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो हुई थी पंचमढ़ी में हुई थी। अब पंचमढ़ी में सर्वप्रथम किन चीज़ों की खोज हुई थी? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज पंचमढ़ी के अंतर्गत हुई थी। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप अपनी नोटबुक में उतारते जाइएगा। अब आता है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। अजंता से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अजंता जो टॉपिक है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो क्वेश्चन 2011 के अंतर्गत पूछा गया था वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म से क्या संबंधित है? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब पूछा जाता है कि अजंता किससे संबंधित है? आप लिखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब मैग्नीज किसके दरबार में रहता था? मैंने जो आपने यदि देखा होगा मेरी जो यूट्यूब में मैंने मुगल काल का पूर्ण तौर पे वर्णन किया है, आप उसे देख लीजिएगा, वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब मैग्नीज किसके दरबार में रहता था? वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? वो मैग्नीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। सांची का स्फूत किस काल में बनाया गया था? वो सम्राट अशोक के शासनकाल के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अब सम्राट अशोक द्वारा सांची में क्या बनाया गया था? कभी क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पर स्फूत बनाया गया था इनके द्वारा। अब भरत स्फूत किस काल का बना है? वो शुंग काल के अंतर्गत भरत स्फूत बना गया है। गांधार शैली के समकालीन शैली कौन सी है? वो मथुरा शैली है। यदि आपने शैलियों से संबंधित मेरा यूट्यूब जो वीडियो है यदि उसको देखा होगा, इसके ऊपर जो आई लिंक आएगा मैं उसमें उसको डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, मथुरा शिल्प में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? अब मथुरा की बात करें तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बलुआ पत्थर अधिक मात्रा में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है, तो वहाँ पर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बने हैं? सारनाथ स्तंभ में 4 शेर की आकृति वहाँ पर बनी है, जो उसका स्तंभ है, तो उसमें 4 शेरों की आकृति का जो निर्माण हुआ है उसमें ये 4 शेर अंकित हैं। अब जोगीमारी की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं प्राप्त हैं? वो जोगीमारा की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। अजंता की गुफाएं किस पहाड़ी को काट कर बनाई गई हैं? वो किस प्रकार की पहाड़ी को काट के बनाई गई? वो अर्धचंद्राकार पहाड़ी को काट के उसके अंतर्गत जो बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरवे का प्रयोग चित्रण हेतु किया जाता था, मतलब किया जाता है तो आदिकाल में गेरुए का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें अब जो वर्तमान समय में है अभी कई प्रकार के पेंट कलर जो चल गए हैं, जो हमारा अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो वहाँ पर गेरुए कलर का ही ज़्यादा प्रयोग किया गया था कि कला किसी प्रकार के जो कला जो अंदर सजावट के तौर पर गेरुए कलर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, वो भी प्रागैतिहासिक से संबंधित है। प्रागैतिहासिक से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे इसके अंतर्गत। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ हुई। अब भैया कह रहा है जो भित्ति चित्रांकन होता है जो भीतर गुफाओं के अंदर किया जाता है या किसी महल के अंदर किया जाता है या किसी भवन के अंतर्गत किया जाता था, वो किया गया था जोगीमारा गुफा के अंतर्गत इस चीज़ को मिला जाए। इससे यदि हम पूर्व की बात करें तो अजंता गुफा के अंतर्गत भी भित्ति चित्रांकन हुआ है। ठीक है, यदि आ जाता है कभी ये यदि जोगीमारा गुफा के अंदर या अजंता गुफा के अंतर्गत, तो अगर प्राचीन पूछा जाएगा तो वो अजंता गुफा के अंतर्गत पूछा जाएगा। ठीक है, अब भित्ति चित्रण की परंपरा क्या है ना, इतिहासकारों के अनुसार यदि हम प्रागैतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो वो अजंता में हुआ था भित्ति चित्रांकन का कार्य। अब इतिहासकारों के अनुसार जोगीमारा की गुफा के अंतर्गत ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है,
अब वास चित्रांकन का आरंभ भारत में किसने किया? वास मतलब जो ऑयल पेंटिंग का जो श्रेय किसे जाता है? अरविंद्रनाथ टैगोर को इसके ये जाता है वास कलर का, ठीक है। वास चित्रांकन का आरंभ है अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत में किस चित्रांकन का प्रयोग किया गया था? वास चित्रांकन का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। अब गांधार कहाँ स्थित है? गांधार अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाता है कि अब अफगानिस्तान स्थित था, वो गांधार के अंतर्गत आता था, ठीक है। अब गुफाओं की यदि बात हो रही है तो संत वासला की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। संत वासला की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं भी हैं, एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आती हैं। जो एलारू की गुफाएं हैं तो वो भी महाराष्ट्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, आप उसे नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, हीगल के अनुसार ललित कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो 5 भागों में उसे विभाजित किया गया है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला, ठीक है। अब कला विशाल से संबंधित कौन से चित्रकार रहे हैं या उनके द्वारा कौन सी कला विशाल किसके द्वारा लिखी गई है? कश्मीरी पंडित द्वारा लिखी गई है। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के खंड 3 के अध्याय में 35 से लेके जो 34 तक के जो चित्रसूत्र के जो प्रकरण मिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब लोक कला का ज्ञान कब हुआ था सर्वप्रथम? वो 19वीं शताब्दी में लोक कला का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। कभी क्वेश्चन आता है षष्टांग के अंतर्गत कितनी कलाएं आती हैं? षष्टांग के अंतर्गत 5 कलाएं, 6 कलाएं उसके अंतर्गत आती हैं। उसके 6 अंग होते हैं। षष्टांग के कितने अंग होते हैं? 6 होते हैं। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाए चित्र के 6 अंगों को षष्टांग कहा जाता है, ठीक है। जो षष्टांग होता है, जो 6 चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं वह है रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका, ठीक है। अब भाव क्या होते हैं? मानव की अभिव्यक्ति भाव के अंतर्गत। ताल 12 अंगुल का होता है, ठीक है दोस्तों। अब षष्टांग का पहला अंग क्या है? कभी क्वेश्चन आ जाता है षष्टांग का पहला अंग और छठा अंग कौन सा है? पहला अंग रूप भेद है, छठा अंग वर्णिका भंग उसके अंतर्गत आता है। अब एक प्लेटो द्वारा सौंदर्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन बनता है तो उसे आप लिखिएगा। उसको 2 भागों में प्लेटो द्वारा सौंदर्य को परिभाषित किया गया है। परम सौंदर्य और संबंध युक्त सौंदर्य उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उपनिषद काल में गुप्त काल के संबंध में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। तो उसमें 4 ग्रंथों का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। धोतिल चित्र आते हैं, विविध चित्र आते हैं, अविविध चित्र आते हैं, रस चित्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? कभी क्वेश्चन आ जाता है वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। और आइजैक न्यूटन द्वारा वर्ण की उत्पत्ति को कब बताया गया है? कौन सी सन में उसको प्रतिपादित किया गया है? वो 1670 ईस्वी में आइजैक द्वारा न्यूटन का वर्ण उत्पत्ति का प्रावधान तैयार किया गया था। अब कभी का आ जाता है कि सबसे कम कंपन कौन से कलर में होती है? तो वो लाल रंग की कंपन सबसे कम होती है और लंबाई इसकी सबसे अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अब एक पुंजी रेखाएं क्या होती हैं? कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक पुंजी रेखाएं क्या होती है? एक पुंजी रेखाएं वो रेखाएं होती है एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखाएं एक पुंजी रेखाएं कहा जाता है उन्हें, ठीक है। मतलब एक जो सीध पे जो रेखाएं चलती हैं वो विभिन्न दिशाओं की ओर निकल जाती हैं। जब मान लीजिए हम प्रिज्म में से हम सूर्य की किरणें एक माध्यम से निकलते प्रिज्म में से बाहर को निकलते हुए बिखर जाती हैं, ठीक है। अब रेखीय आधार पर गति रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं? उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं? आ जाता है क्वेश्चन। अब रेखीय आधार पर 3 गति रेखाएं होती हैं
जो सरल गति होती है, कोणीय गति होती है और लहरदार गति होती है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लहरदार गति क्या होती है, जो लहरों की तरह सरवाइव करती है, और सरल गति क्या होती है, जो लंबवत होती हैं, और कोणीय रेखाएं आड़ी तिरछी तौर पे उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। रेखाओं द्वारा खींची गई, अब यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, उसे कठोर रेखा कहते हैं। ठीक है, यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा कठोर होती है। अब कठोर रेखाएं किसके द्वारा खींची जाती है, वो यंत्रों द्वारा कठोर रेखाएं खींची जाती है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सम्मुख से रख रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को कहीं मिलेंगे नहीं, ये हैं। इसी क्रम को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके सम्मुख से मैं अलग अलग ईयर वाइज पेपर लेके आऊँगा, चाहे वो पीजीटी हो या टीजीटी के क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख से लेके आऊँगा। मैं आपके सम्मुख जो टीजीटी के जो क्वेश्चन है 299 से लेकर 2018 तक के सभी क्वेश्चन आपके सम्मुख से लाऊंगा, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट से हो या उत्तर प्रदेश से संबंधित हो या उत्तराखंड से संबंधित, क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो आगे को जो अध्ययन करेंगे वो कला परीक्षा का जो पाठ्यक्रम जो अधीन से चयन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, जो स्नातक से संबंधित जो स्नातक लेवल से हैं, वहाँ से हम 11th से लेके एमए तक की सभी चीज़ें हम उसके अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का जो बता देता हूँ, उसके अंतर्गत हम क्या क्या कवर करेंगे। जो स्नातक स्तर पर हम जो कवर करेंगे वो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बादामी, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। फिर यदि हम उसकी तरफ प्रागैतिहासिक काल की तरफ फिर मुड़ेंगे तो हम उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की कलाओं के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और भारतीय चित्रकला के बारे में बात करेंगे, जो जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, संतवासला इत्यादि के जो भित्ति चित्रण हुए हैं उनके संबंध में भी हम चर्चाएं करेंगे। और भारतीय लघु चित्रकला के अंदर जैसे पाल, जैन, अभ्रंग शैली, और फिर हम यदि हम लघु शैलियों की बात करेंगे तो उसके अंदर राजस्थानी शैली आ जाती है, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली, बसौली शैली इत्यादि शैली उसके अंदर आ जाएंगे। हमने मुगल काल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आप चाहे तो मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मुगल काल के अंदर हमने अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ इत्यादि चीज़ों को हमने कवर कर चुके हैं। फिर हम आएंगे आधुनिक चित्रकारों में, जिसमें बंगाल शैली के बारे में बात करेंगे, हम उनके चित्रकारों के बारे में बात करें, अरविंदनाथ के बारे में बात करेंगे, नंदलाल बोस के बारे में बात करेंगे, अतीश कुमार हल्दर के संबंध में भी समीक्षाएं करेंगे, राजा रवि वर्मा के संबंध में भी समीक्षाएं करेंगे, जो गगनेंद्र नाथ टैगोर और नंदलाल बोस और समकालीन जो चित्रकार हो रहे हैं, जो प्रमुख जो चित्रकार हैं उनके संबंध में बात, यामिनी राय, अमिता शेरगिल, बेंद्रे, हैदर, एम.एफ. हुसैन इत्यादि जितने भी कलाकार हैं उनके संबंध में बात करेंगे। फिर उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम कला के तत्व जैसे कि रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, चित्र, संयोजन, सिद्धांत, ये चीज़ें बताएंगे। अब हम फिर उसके अंदर जो फिर डीपली जाएंगे तो उसके अंदर हम संयोग, संवर्धन, संतुलन, प्रभाव, लावण्य, अनुपात, परिप्रेक्ष्य इत्यादि चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये है आपका स्नातक से संबंधित जो स्नातक लेवल के जो एलटी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है ये है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो यदि हम कला प्रवक्ता समवर्ग की यदि हम तैयारी की बात करेंगे तो उसके अंदर का विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र जो है अल्टीमारा, स्पेन, अलास्का, कांगो, भोपाल इत्यादि, जो भीमबेटका उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, होशंगाबाद ये चीज़ें हैं। फेरेस्को भित्ति के बारे में बात करेंगे, अजंता फेरेस्को के बारे में, जयपुर फेरेस्को के बारे में बात करेंगे, गौथिक चित्रकला के बारे में बात करेंगे। आधुनिक जो चीज़ें हैं हर चीज़ के बारे में हम उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को प्रोवाइड कीजिएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम अपना समय निकाल के यदि हम आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं, ये किसी प्रकार का पेड चैनल नहीं है, ये निःशुल्क है।
क्योंकि आप लोगों का ये अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।